हाय एवरीवन। तो देखो, जैसा कि हम प्रॉमिस किए थे कि अपकमिंग वीडियो में लेटेस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग पीपल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग वही कर रहे हैं। अच्छा, एक सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, तुम लोग का एग्ज़ाम तो तैयारी कैसे चल रहा है? 3 महीना है, 3 महीना में लग रहा है ना कि हो जाएगा, एकदम फाड़ के रख देना लग रहा है ना? वैसे देखो, अगर थोड़ा सा भी डर है कि 3 महीने में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि एकदम 3 महीने लग रहा है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, चाहे हम क्या करें, कैसे करें, तैयारी कैसे करना, तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट है मेरा। हम 4 ही मिनट का एक वीडियो अपलोड किए हैं, उसके लिए प्लीज़ 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 तुम लोग देख लेना। उम्मीद है तुम लोग को तुम पूरा हेल्प करेगा, क्योंकि पता है जब ज़िंदगी में अंधकार लगता है ना, स्पेशली जो जो पढ़े हुए नहीं है, एकदम कुछ नहीं, 3 महीना ही उसके पास है, उसको 3 महीने में ही कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, तुमको एक अंधकार में एक रोशनी का किरण वो जरूर देगा, हमको पूरा उम्मीद है। तो अभी बस पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, तुम लोग देख लेना उस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़। अब है कि नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आर created out of countless small principalities, a confederation of 39 states। तो कहता है कि नेपोलियन का जब शासन काल चल रहा था, मतलब कि जब नेपोलियन रूल कर रहा था, तो नेपोलियन अपने रूल में एक कॉन्फेडरेशन इस्टेब्लिश करता है, मतलब कि 39 जो स्टेट्स हो गया उसको संगठित करता है, उसको एक अंडर में ले आता है। देखो, कॉन्फेडरेशन मतलब क्या? राज्यों का संगठन, लेकिन एक कंबाइंड कर देता है, स्टेट्स को कंबाइंड कर देता है। अब आगे कहता है ईच ऑफ दिस हैड इट्स ओन करेंसी, मतलब कि इन सब जो स्टेट्स था जिसको नेपोलियन कंबाइंड किया था, उसको एक सर्टेन 39 स्टेट्स के अंदर जो भी राज्य थे, इसमें हर एक स्टेट्स का अपना करेंसी वैल्यू था। ऐसा नहीं था कि अगर वो राज्य नेपोलियन के अंडर आ रहा है तो जो फ्रांस का जो करेंसी वैल्यू है वो उसका करेंसी वैल्यू है, नहीं। फ्रांस का मतलब कि फ्रांस में जो सिक्का चल रहा है वही सिक्का 39 स्टेट्स में भी चलेगा, ऐसा नहीं था। 39 स्टेट्स में से हर एक स्टेट का अपना पैसा था, अपना सिक्का था। वो है ना कि सिक्का बोलता है, इसी तरीके से उनका सिक्का बोलता था। Each of these had its own currency value and weights and measures। तो वही कहता है कि जो 39 स्टेट्स, उन 39 स्टेट्स में हर एक स्टेट्स का अपना सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन था, हर एक स्टेट का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन था। अब कहता है कि इट इन 1833 एनी ट्रेडर हु ट्रैवल्ड फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग, तो कहते हैं 1833 में कोई भी व्यापारी अपने सामान को बेचने के लिए जब जाते थे हैम्बर्ग नामक जगह पे, मतलब कि हैम्बर्ग एक स्टेट हो गया, उस स्टेट से दूसरे स्टेट न्यूरेमबर्ग, जब वो न्यूरेमबर्ग में जब जाते थे अपने सामान को बेचने के लिए, अपने सामान को बेच करके पैसा कमाने के लिए, was required to pass through 11 कस्टम बैरियर्स। तो कहता है कि उन सब जो व्यापारी जो थे उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे कि एग्जांपल दे रहा है कि हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग अगर कोई जाता था तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स का सामना करना पड़ता था। तो कस्टम बैरियर्स मतलब क्या कि टैक्स उसको पेड करना पड़ता था, 11 जगह उसको टैक्स पे करना पड़ता था। कितना पे करना पड़ता था? पेज अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट इच वन ऑफ देम। तो कहते हैं उन सब 11 बैरियर्स में से जो भी उसको 11 बैरियर्स पार करना पड़ता था, पार करना पड़ता था, तो उन सब 11 बैरियर में उसको जो ट्रैवलर है उसको हर एक बैरियर के पास हर एक कस्टम ड्यूटीज़ में 5% उसको पेड करना पड़ता था। ड्यूटीज़ वेर ऑफ्टन लिव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। तो कहते हैं कि जो ड्यूटी, जो कर्ज उससे लिया जाता था, तो इस चीज़ पे भी लगाया गया था कि जो सामान ट्रैवल हो रहा है, जो सामान वो बेचने के लिए ले जा रहा है, वो कितना भारी, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, मतलब कि उसका भार मेजरमेंट पे भी उसका ड्यूटीज़ लगाया जाता था। देखो, लिफ्ट मतलब क्या? लगाया जाना। तो सेम कि अगर देखो जो पोस्ट ऑफिस यूज़ करता होगा, चाहे जो कुरियर करता है सामान, अगर तुम लोग कभी गए होगे तो जब हम लोग सामान कुरियर करने जाते हैं तो वहाँ पे उसका पैसा के लिए क्या करता है कि बल उसको तौलता है कि वो कितना भारी है, उसके अनुसार तुमको बोलेगा कि आपको इतना पैसा पेड करना पड़ेगा, उसका वेट्स के अनुसार वो तौलता है। तो सेम यहाँ पे है कि उसके वेट के अनुसार वो कस्टम ड्यूटी उसको पेड करनी पड़ती थी। अब कहते हैं द इंटायर प्रोसीड्यूर वॉज टाइम
कंज्यूमिंग तो कहता है तो ये सब जो प्रोसीजर था, मतलब कि ये सब जो ताम झाम था, इस ताम झाम ये जो ताम झाम हुआ वो बहुत ही ज़्यादा लंबा था, और यहाँ तक कि टाइम कंज्यूमिंग भी था, टाइम बहुत ज़्यादा ये सब में लगता था। बिकॉज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक जो रीज़न हुआ वहाँ पे हर एक रीज़न का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस था। वेट्स एंड मेजर क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन यही ना है। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक क्लॉथ का जिक्र कर रहा है, एक कपड़े का जिक्र कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लें, बस दी एली, एली नामक यहाँ पे एक कपड़ा है, विच विच इन इच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। तो कहता है कि उस जो एली जो नामक जो जगह सॉरी एली नामक जो कपड़ा है उसका हर एक रीजन में उसका लेंथ अलग अलग होता है। देखो कहता है कि जो एली नामक जो कपड़ा है उसका हर एक रीजन, मतलब कि जैसे कि 11 कस्टम बैरियर्स पार करने पड़ते थे, तो फिर 39 स्टेट्स था, तो उन 39 स्टेट्स में हर एक स्टेट का जो एली का जो लेंथ था वो अलग अलग मेजरमेंट होता था, ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पे वेट्स एंड मेजर का हमको लग रहा था कि ये है मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है, पर यहाँ पे इसका मतलब वही है, वेट्स एंड मेजर्स ही है कि मतलब कि भार और लेंथ के अकॉर्डिंग। प्लीज़ यार गलती हो गया, गलती सबसे होता है। तो हम पानी पी लेता है, जो मुँह सूखता है। इन इच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ, तो वही कहता है कि हर एक रीजन में इसका लेंथ अलग अलग होता है। An alley of textile material brought in Frankfurt would length 54.7 सेंटीमीटर of cloth। तो कहते हैं कि अगर एली कपड़ा अगर हम लोग फ्रैंकफर्ट में खरीदते हैं, तो वही कहते हैं कि अगर एली का कपड़ा अगर तुम फ्रैंकफर्ट में खरीदोगे तो उसका लेंथ तुमको 54.7 सेंटीमीटर होगा। अगर वही तुम मेंस में खरीदोगे तो 55.1 सेंटीमीटर होगा, और न्यूरम वर्ग में खरीदोगे तो 65.6 सेंटीमीटर होगा, और फ्रेग वर्ग में खरीदोगे तो 53.5 सेंटीमीटर होगा। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट उसका था वेट्स एंड मेजर। अब आगे कहता है द न्यू कमर्शियल क्लासेज व्यूड सच कंडीशन एज ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ। तो कहता है कि जो न्यू कमर्शियल क्लासेज है कि जो न्यू कमर्शियल क्लासेस का जो इमरजेंस हुआ था, व्यूड सच कंडीशंस एज ऑब्स्टिकल, तो जैसे जो कंडीशंस हुए मतलब कि एक तो हर एक जगह आपको कस्टम बैरियर्स पे करना है, और उसके अलावा में आपको हर एक जगह अलग अलग रेट है, लेंथ का लंबाई अलग अलग है, अलग अलग पैसा लग रहा है। तो वही कहता है कि जो न्यू मिडिल क्लास थे, जो न्यू कमर्शियल क्लास के जो लोग थे, उनके लिए ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल था, रुकावट के तौर पे उनको ऐसा लगता था। जाहिर सी बात है, लगेगा ही लगेगा। दे आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी allowing the unhindered movement of goods, peoples and capital। तो कहते हैं वो लोग इस चीज़ पे बहस किए, इस चीज़ पे जोर दिए फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनाइटेड इकोनॉमिक टेरिटरी, कि हम लोगों को यूनिफाइड कि एक यूनिफाइड मतलब क्या, सबको एक जगह मिलकर इक्वल होना चाहिए, अलग अलग एकत्रित हो जाए, एकत्रित होकर के, एकत्रित मतलब देखो जैसे कि सब कुछ मिला हुआ, सब कोई अलग अलग नहीं है, कोई चीज़ अलग डिफरेंट नहीं है, सब कुछ एक तरह मिला करके एक जैसा ट्रीटमेंट हो सबको, उसको हम लोग यूनिफाइड कहते हैं। तो वही यहाँ पे जिक्र करता है आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, की एक समान इकोनॉमिक टेरिटरी का निर्माण होना चाहिए, अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, जिसमें जो रुकावट होता है सामान को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने में, पीपल्स और कैपिटल्स को मतलब कि लोगों को जाने में टैक्स पे करना पड़ता है, जब पूंजी लगाते हैं तो उसमें टैक्स पे करना पड़ता है, उस चीज़ को हटा दें। इन 1834 तो कहता है 1834 में एक कस्टम यूनियन का निर्माण होता है, और जोल्वेरिन वॉज फॉर्म्ड एट द
इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड ज्वाइन बाई मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। तो कहता है कि एक कस्टम यूनियंस का निर्माण होता है, या तो इसको जॉइन बेरिन भी कहा जाता है। किसके इनिशिएटिव से, मतलब किसकी शुरुआत से होता है? तो प्रूशिया की शुरुआत से होता है ये, और बाद में उसको जर्मनी ज्वाइन कर लेता है। द कस्टम्स यूनियन एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स। तो कहता है ये जो कस्टम यूनियन जो बना हुआ टैरिफ बैरियर्स को हटा देता है, मतलब कि मूवमेंट पे जो टैक्स पे करना पड़ता है ना, उसको हम लोग टैरिफ बैरियर्स कहते हैं, उसको हटा देता है। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो कहता है कि जो इतना ज़्यादा जो करेंसी वैल्यू था, मतलब कि हर एक स्टेट का अपना अपना करेंसी था, उस करेंसी को हटाता है ये न्यू कस्टम यूनियन। ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज वाज आल्सो क्रिएटेड, और रेलवे सिस्टम का भी निर्माण होता है। दिस फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time। तो कहता है कि ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म होता है, मतलब कि अब जो नेशनलिज्म आया, अब जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म आया, वो सबको इक्वल राइट्स दे रहा था, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा था। और ये क्या है कि जो पीपल जो चाहते थे, जो लोग जो चाहते थे, उसको पूरा हो रहा था ना, कि वो टैक्स हटा रहा था। न्यू कस्टम यूनियन क्या किया, टैक्स हटाया, लोगों के सेंटिमेंट को समझा। इससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ द वाइडर नेशनलिस्ट की जो फीलिंग डेवलप हुई हुई थी लोगों के बीच, वो और ज़्यादा मजबूत होती है। देखो अब तुम लोग, तुम्हारे साथ मान लो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी स्मार्टफोन लेके आई, चाहे मतलब कुछ भी, कोई अच्छा सा खाने का तो नहीं, हम लोग को तो खाने को इतना कुछ होता नहीं है, क्या लेके आएंगे, चलो लैपटॉप, ठीक है। मान लो कि तुमको लैपटॉप मिल गया, तुमको नहीं, तुम्हारे छोटे भाई चाहे बहन, चाहे बड़े भाई चाहे बहन को लैपटॉप मिल गया, और तुम स्मार्टफोन का जिद कर रहे हो, तुमको नहीं मिला, तुमको लगेगा ना कि चलो यार हम मेरे साथ भेदभाव हुआ। तो इस तरीके से उन लोग को भी ऐसा लगता था कि हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है, कि मतलब भेदभाव कि हमको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तुम उसको इस सेंस में तुम ले सकते हो। बाय बाय।